आप लीला मंत्री का कार्यभार संभालते हैं जी। पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में, तो जो आर्टिस्टों का चयन है वो आप ही करते होंगे। देखिए, आर्टिस्टों का चयन सबसे कठिन कार्य होता है। कठिन कार्य है। हर व्यक्ति हर रोल नहीं कर सकता। हमें देखना पड़ता है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उस कैरेक्टर से मैच करती है नहीं करती है, और उसकी जो आवाज़ है वो उससे मैच करती है नहीं करती। जब ये दोनों चीज़ों का मिलान हो जाता है उसके बाद जो हमारी निर्देशन की जो टीम है वो कलाकार को लगभग 3 से 4 महीने तक का प्रशिक्षण देती है। उसके उपरांत ही हम उसे स्टेज पर उतारते हैं। इसकी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं? रामलीला के अंदर सुरक्षा का जो कार्य है सबसे बड़ा कार्य मैं समझता हूँ होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रामलीला देखने आते हैं हमारे यहाँ पर। तो दिल्ली पुलिस तो हमें इस कार्य में बहुत सहयोग करती है। उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं रामलीला के, और हम इसमें सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी भी हायर करते हैं। लगभग 600 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 100 के करीब बाउंसर्स होते हैं। तो हरीश जी, ये जो कलाकार मंच पे मंचन करते हैं इसमें कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत, अवधी, हिंदी या तीनों मिक्स करके फिर डायलॉग तैयार किए जाते हैं? पंकज जी, जो रामलीला देखने आते हैं दर्शक, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे गुणी लोग भी होते हैं जो रामचरितमानस के बारे में बहुत डीपली जानते हैं। सपोज हम राम की बात करें, जैसे सपोज मैंने राम का किरदार कर रखा है, तो हम अपने किरदार में अवधी, संस्कृत, हिंदी सबका प्रयोग करते थे। जैसे मैं छोटा सा आपको सुनाना चाहूंगा। एहो लखन बिलोक वाटिका सलोनी अति, सुंदर सुपल्लवित प्रफुल्लित सरसात है। बेला गुलाब जूही, केवड़ा कमल फूले, चंपा चमेली कुंद केसर महताब है। कोकिल चकोर मोर, चातक अरुहंस मोर, दादुर धुर सुंदर अति, हृदय सरसात है। संस्कृत का कोई ब्राह्मण देवता सामने बैठे हैं और वो चाहते हैं भाई राम का रोल है, कुछ गहराई वाली बात बोले। रे रे वृक्षा पर्वतस्था, ग्री ग्रहण लता वायु न विजमाना, रामोहम व्याकुलात्मा, दश तन्य शोक शुक्रेण दग्धा, बिंबोष्टि चारु नेत्री, सुविपुल जगनाबद नागेंद्र कांची। क्या बात। हाँ सीता केन नीता, मम हृदय मता को भवान केन दृष्टा। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का द रामलीला टॉक्स पॉडकास्ट में, जहां हम चर्चा करते हैं रामलीला की परंपरा, उसकी भव्यता और उससे जुड़े लोगों की प्रेरणादायी कहानियों की। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़े हैं, माननीय श्री हरीश शर्मा जी, जो पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में लीला मंत्री का कार्यभार संभालते हैं। हाँ, ये वही रामलीला है जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी अनोखी मंच सज्जा, शानदार वेशभूषा और अद्वितीय प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। दिल्ली में लगने वाला ये मेला और रामलीला का ये मंचन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, कला और समाज सेवा का संगम है। इसमें न केवल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का मंचन होता है, बल्कि समाज को एकजुट करने की, संस्कृति को संवारने की और आने वाली पीढ़ियों को धर्म से जोड़ने का भी प्रयास होता है। तो आइए बिना देर किए बातचीत करते हैं श्री हरीश शर्मा जी से। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रामलीला टॉक्स के इस स्पेशल एपिसोड में। धन्यवाद पंकज जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे रामलीला टॉक्स पर इनवाइट किया। मैं अपनी रामलीला कमेटी, श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा की ओर से आपका आभार जताता हूं। तो हरीश जी, ये जो रामलीला का आपका सफ़र है, इसकी शुरुआत आपने कब और कहाँ से की? पंकज जी, मेरे इस सफ़र की शुरुआत 1995 से हुई थी, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। तो ऐसे ही अपने पिताजी के साथ घूमतम रामलीला देखने चले गए थे, वहीं से शौक़ लग गया था और तभी से मैं रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और 22 वर्षों तक राम का अभिनय करने के उपरांत। क्या बात, राम का अभिनय 22 वर्षों तक? जी, बहुत सुंदर। करने के उपरांत अब मैं श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा में लीला मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीतमपुरा रामलीला कमेटी का संक्षिप्त परिचय। पीतमपुरा रामलीला कमेटी राष्ट्र को, सनातन धर्म को और नर सेवा को समर्पित एक संस्था है, जो पूरे वर्ष
राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए और सब जनजाति के लिए अपना कार्य करती रहती है। सनातन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हमारे मंदिर हैं, पूरे साल वहाँ पर भागवत कथा चलती रहती है। क्या बात। कभी जन्माष्टमी का महोत्सव होता है, कभी होली का महोत्सव होता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि भाई हमारा धर्म क्या है। क्या बात। और जहाँ तक राष्ट्र सेवा की बात है, जब भी राष्ट्र को आवश्यकता पड़ती है, हमारी संस्था वहाँ खड़ी होती है। जैसे कोरोना काल के दौरान जब सभी लोगों के रोजगार छिन गए थे, तो हमारी संस्था प्रतिदिन 5,000 लोगों को घरों में उनका खाना भेजती थी, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। क्या बात। बहुत हमारे प्रधान माननीय श्री कृष्ण बासिया जी का ये ध्येय है कि सबसे बड़ा कार्य जो आप नर सेवा के लिए कर सकते हो, वो है किसी भूखे को भोजन देना। क्या बात। बहुत तो बढ़िया। प्रतिदिन पूरे वर्ष 500 लोगों का खाना दोपहर में और शाम को हमारी संस्था की ओर से मंदिर के बाहर रोज प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। क्या बात। बहुत बढ़िया। पीतमपुरा रामलीला कमेटी का मेन मिशन क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो संस्था है वो नर सेवा, राष्ट्र सेवा और जन जन को समर्पित एक संस्था है। हम अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, जैसे रामलीला के समय के दौरान रामलीला करते हैं, जन्माष्टमी कराते हैं। सनातन धर्म का प्रचार करना और नर सेवा करना, यही हमारा प्रमुख मिशन है। पीतमपुरा की रामलीला देखने का क्रेज जो दर्शकों में इतना क्यों है लोगों में, जबकि और भी बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाएं दिल्ली के मंच पर होती हैं, पीतमपुरा ही क्यों? देखिए, रामलीला किस भाव से करी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी संस्था का मानना है कि आज का जो परिवेश चल रहा है, ठीक है, और सभी मानव संवेदनहीन हो गए हैं। सारे के सारे भाई भाई को नहीं मानता, दोस्त दोस्त को नहीं मानता, परिवार सारे के सारे बिखर रहे हैं। तो ऐसे समय में केवल प्रभु श्री राम का आदर्श और अनुसरण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सभी लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो हमारी जो संस्था है रामलीला का भव्य आयोजन करती है, और जो लोग वहाँ पर आते हैं वो देखते हैं प्रभु श्री राम किस तरह से अपने पिता को समर्पित थे, अपने भाई को समर्पित थे, भाई से किस प्रकार से रिश्ता निभाना चाहिए, पिता से किस तरह से करना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो किस हद तक त्याग करना चाहिए। आज के परिवेश में हमारे समाज को उन्हीं आदर्शों की आवश्यकता है, उन्हीं मर्यादाओं को पालन करने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज एक नई दिशा की ओर जा सकता है। पीतमपुरा रामलीला कमेटी का समाज और नारी सशक्तिकरण पर क्या दृष्टिकोण है? देखिए, समाज के प्रति हमारा दायित्व है और हम चाहते हैं समाज का प्रत्येक वर्ग हमारे साथ मिलकर चले। तरह तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, कोरोना काल के अंदर हमने नर सेवा के रूप में सभी को भोजन कराया सारा। कभी उसके अंदर दवाइयों का वितरण करते हैं। हमारी जो संस्था है पूरे साल एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाती है, जहाँ पे कोई भी प्राणी जाके अपने आराम से कोई भी दवाई फ्री में ले सकता है वहाँ पे। और जहाँ तक नारी सशक्तिकरण का सवाल है, तो यदि कोई भी गरीब घर की लड़की का विवाह होता है, तो अगर हमारी संस्था को वो लोग अप्रोच करते हैं तो हमारी संस्था उनकी पूर्ण रूप से मदद करती है। क्या बात। बहुत ठीक है। अगर कोई गरीब घर की कन्या पढ़ना चाहती है तो उसका सहयोग करा जाता है। तो हर तरह से, जिस भी तरह से हम लोग सहयोग कर सकते हैं तो उनका जरूर करा जाता है। आपका रामलीला मंचन के साथ पहला अनुभव मंच पर कैसा रहा? रामलीला के साथ मेरा पहला अनुभव जब मैं 6th क्लास में था, जब का है। मैं 6th क्लास में पहली बार छोटे लक्ष्मण का मैंने किरदार किया था। और जब पहली बार मैंने किरदार किया तो उस दिन के बाद आज तक मैं कभी रामलीला से दूर नहीं रह पाया। क्या बात। रामलीला से एकदम अचानक इतना बड़ा जुड़ाव रामलीला की ओर आपको खींच करके लाया, और अभी आपने बताया कि 22 साल आपने राम का किरदार निभाया। तो एक राम का एक पसंदीदा डायलॉग आपके मुख से हो जाए। देखिए, प्रभु श्री राम जब सीता स्वयंवर के अंदर जब लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं जनक जी की वाणी के ऊपर, तो वहाँ राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए बोलते हैं कि लक्ष्मण, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। तो वहाँ का एक डायलॉग है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जरूर। ना कीर्ति पताका के कारण, ना शक्ति प्रदर्शन कारण है, कारण ना जे शेषता का, कुछ अनुचित उचित ना कारण है। मिथिला नरेश महाराज जनक, जो राज ऋषि हैं ज्ञानी हैं, उनके वचनों से द्वेष रखे, वो मूर्ख महाअभिमानी है।
क्रोधित मन के उन वचनों का खुद राजा को संताप हुआ। इस धनुष यज्ञ के अवसर पर छोटा ही सही पर पाप हुआ। जब धर्म कार्य में आकस्मिक आवेग क्रोध का आता है वेद वाक्य, वो महापुण्य कुछ प्रतिशत नष्ट हो जाता है। हम अतिथि राज मिथिला के हैं, ऋषि कौशिक के अनुयायी हैं। उनके वचनों का कार्य करें, इसमें सब भांति भलाई है। प्रिय अनुज रक्त रघुवंशी का अति प्रबल किंतु मर्यादित है। क्या बात। बस इसी कारण जग में कुल कीर्ति ध्वजा आच्छादित है। तुम निश्चिंत रहो भैया मेरे, अत्यंत शीघ्र वो दिन आएगा। तो हरीश जी, पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी का जो मंच है जी, उस मंच में ऐसी कौन सी खासियत है कि दर्शक खींचे चले आते हैं रामलीला देखने के लिए? देखिए, संस्था का समर्पण और भाव जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारी जो संस्था है, हमारे यशस्वी प्रधान श्री कृष्ण बाशिया जी हैं, वो योग्यता अनुसार काम का वितरण करते हैं। ठीक है। जैसे मैं लंबे टाइम तक 22 सालों तक मैंने राम का किरदार किया, मैं कला के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, तो मुझे लीला मंत्री का कार्यभार दे रखा है। उसी प्रकार जो मंच सज्जा का कार्य है, हमारे एनएसडी से जो ग्रेजुएट हैं श्री प्रेम सागर मदान जी हैं, वो पिछले 37 वर्षों से स्टेज बना रहे हैं। क्या बात। प्रति वर्ष वो एक नया रूप स्टेज का सबके सामने लेकर आते हैं, जिसको देख कर सभी दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे सिक्योरिटी का काम है, वो जो हमारे यहाँ पे एक पुलिस से रिटायर हैं, उनको दे रखा है। तो हर काम करने के लिए एक मतलब उस पोजीशन के हिसाब से बेस्ट आदमी को वहाँ पर लगा कर रखते हैं। तो हरीश जी, मंच की बात चल रही है, तो जैसे मदान जी को मंच का कार्यभार दिया जाता है, तो मंच में विशेष रूप से देखने योग्य क्या होता है? देखिए, पीतमपुरा पीयू ब्लॉक रामलीला का मंच पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा होता है। हमारी स्टेज 200 फुट की स्टेज होती है। 200 फुट की सबसे बड़ी स्टेज होती है और 3 मंजिला स्टेज बनती है। हर बार भारतवर्ष के अलग अलग मंदिरों की झांकी आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर कोई करंट अफेयर्स पे, जैसे हम बात करें 2010 के अंदर दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तो उसकी झांकी ऊपर दिखाई गई थी। इस वर्ष कोशिश है कि अब जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है, उससे हमारी भारत की बेटियों ने बहुत अपना वहाँ पे शौर्य दिखाया है, तो उसी को हम वहाँ पे प्रस्तुत करें स्टेज पर। ताकि जनमानस तक रामलीला के साथ साथ, धर्म के साथ साथ देशभक्ति, राष्ट्र भावना भी लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत बढ़िया। अच्छा हरीश जी, आप लीला मंत्री का कार्यभार संभालते हैं जी पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में, तो जो आर्टिस्टों का चयन है वो आप ही करते होंगे? देखिए, आर्टिस्टों का चयन सबसे कठिन कार्य होता है। कठिन कार्य है। हर व्यक्ति हर रोल नहीं कर सकता, तो कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उस कैरेक्टर से मैच करती है नहीं करती है, और उसकी जो आवाज़ है वो उससे मैच करती है नहीं करती। जब ये दोनों चीज़ों का मिलान हो जाता है, उसके बाद जो हमारी निर्देशन की जो टीम है वो कलाकार को लगभग 3 से 4 महीने तक का प्रशिक्षण देती है। उसके उपरांत ही हम उसे स्टेज पर उतारते हैं। सबसे मुश्किल कार्य यही होता है। तो जो महिला पात्र है उसका चुनाव वो भी आप करते हैं या कमेटी के सभी मेंबर मिल करके? नहीं, कलाकार से संबंधित कोई भी निर्णय होता है तो वो मेरा निर्णय होता है, या हमारे सीनियर हैं श्री विनोद शर्मा जी हैं, हम 2 ही लोग ऐसे हैं जो रामलीला मंचन से संबंधित कोई भी कार्य होता है हम लोग डिसीजन उसका लेते हैं। क्या बात। यहाँ सुना है कि पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी के अंदर मेला भी बड़ा भव्य लगता है, उसकी क्या खासियत है? देखिए, पीतमपुरा पीयू ब्लॉक का मेला पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। हमारे पुरानी दिल्ली के जितने भी मशहूर कैटरर हैं सारे के सारे वो यहाँ पर आते हैं, और एक वाजिब दाम पर सभी दर्शकों को, मतलब हमारे भारतवर्ष के जितने भी पकवान हैं वो खिलाए जाते हैं यहाँ पर। क्या बात। हमारे यहाँ विशेष रूप से साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है, और झूले भी जो पूरे इंडिया में बेस्ट होते हैं वही हमारे यहाँ पर होते हैं। मेन है व्यवस्था, अगर आप व्यवस्था अच्छी रखेंगे तो सभी को वो अच्छा लगेगा। क्या वहाँ का स्थानीय समुदाय भी बढ़ चढ़ के इस रामलीला कमेटी को सहयोग करता है? देखिए कि रामलीला एक सामाजिक कार्यक्रम है, और जब तक समाज के सभी वर्ग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम उस उत्सव को सफल नहीं बना सकते। तो जितने भी पीतमपुरा के जो निवासी हैं सभी इसमें सहयोग करते हैं,
उन्हीं के सहयोग के कारण आज हमारी रामलीला पूरे विश्व में विख्यात है और सभी लोग इसको प्यार से देखना पसंद करते हैं। रामलीला में मंचन शुरू होने से पहले प्रत्येक कलाकार की वेशभूषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो उसकी तैयारियां आप किस प्रकार से करते हैं? जैसे रावण का किरदार कोई कर रहा है तो रावण की वेशभूषा, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि पीतमपुरा रामलीला कमेटी का एक अपना अलग स्टैंडर्ड है, तो उस हिसाब से उसको मेंटेन करने के लिए आप कलाकार की वेशभूषा पर कितना ध्यान देते हैं और कैसे करते हैं ये सब? देखिए, वेशभूषा रामलीला का एक अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए किरदार की जो रामचरितमानस का मूल रूप है उसके अनुसार मैच करती हो। हमें समय के हिसाब से थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम इस हद तक ही उसमें बदलाव करते हैं कि जो रामायण का मूल स्वरूप है उससे हमारा करैक्टर अलग ना लगे। तो वेशभूषा का कार्य लगभग 5 महीने पहले हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि हम हर वर्ष कोशिश करते हैं अच्छे से कलाकार को अपनी रामलीला के साथ जोड़ा जाए, तो उनके अनुसार हम लोग ड्रेस डिजाइन करते हैं और सब इस पे कार्य होता है हमारे साथ। पारंपरिक शैली और आधुनिकता, इन दोनों में संतुलन कैसे बनाते हैं? देखिए, रामलीला का जो मूल रूप है वो रामायण, रामलीला का जो मूल रूप है, हम चाहते हैं कि जो भावना है रामलीला की, वो भावना को हम दर्शकों के दिल तक पहुंचा सकें। ठीक है, और जो हम उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, भाईचारे का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, राष्ट्र भक्ति का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, सनातन धर्म का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो लोगों के हृदय तक उतरे। तो उसके लिए हम, हमारे व्यास जी हैं श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी, उनके नेतृत्व में इस प्रकार से हम लोग स्क्रिप्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, डायलॉग इस तरह से बोले जाते हैं, वहाँ पर अभिनय बहुत उच्च कोटि का होता है कि हमारी हर बात हमारे दर्शकों के दिल में उतरे। तो हरीश जी, ये इतना बड़ा आयोजन 10 से 11 दिनों 12 दिनों का होता है, तो इसकी तैयारियां कब से शुरू करना चालू कर देती है कमेटी? देखिए, तैयारी तो पूरे वर्ष चलती रहती है। अब जैसे वर्ष 2025 की रामलीला का आयोजन होने जा रहा है, तो रामलीला के समापन होते ही अगले वर्ष की रामलीला की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर बार कोशिश की जाती है कुछ नया दर्शकों के सामने पेश किया जाए। जैसे इस वर्ष हमारा जो मंच 200 फुट का जो मंच है हमारी कोशिश है कि स्टेज के ऊपर हमने एक मतलब लिफ्ट लगाई है, 200 फुट तक वो पूरी क्रेन चलेगी, जैसे उसमें हनुमान जी उड़ेंगे, जटायु उड़ेंगे, ताड़का उड़ेगी करके। तो कुछ नया पेश करने के लिए पूरे साल ही उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है। अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ लोग बिजनेस से जुड़े होंगे, कुछ लोग अलग अलग पोस्टों पे काम करते होंगे अपनी निजी ज़िंदगी में, क्या उस काम से समय निकाल करके रामलीला को देना ये पॉसिबल हो पाता है? देखिए, पॉसिबल तो करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज में रहना है तो सबके साथ मिलकर रहना है, और रामलीला जो है हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और सभी लोग अपने मन मुताबिक समय के हिसाब से समय निकालते हैं और सब अच्छे से करते हैं। इसमें इसकी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं? रामलीला के अंदर सुरक्षा का जो कार्य है सबसे बड़ा कार्य मैं समझता हूँ होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रामलीला देखने आते हैं हमारे यहाँ पर। तो दिल्ली पुलिस तो हमें इस कार्य में बहुत सहयोग करती है, उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं रामलीला के, और हम इसमें सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी भी हायर करते हैं। लगभग 600 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 100 के करीब बाउंसर्स होते हैं। तो ये जो कार्य क्षेत्र है सुरक्षा का, रामलीला के अंदर ये सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल, सिक्योरिटी पर्पस से, क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, मेले में भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता होगा, तो इसका कार्यभार कौन देखता है? देखिए, हमारे श्री नरेश मेहता जी हैं जो सुरक्षा का कार्य रामलीला में देखते हैं। उनकी पूरी प्रॉपर टीम है जिसके अंदर हमारे और 8 कार्यकारिणी के सदस्य उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन उनका नेतृत्व श्री नरेश मेहता जी करते हैं, जो अपनी मतलब स्वयं की सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं। तो उन्हें इस कार्य क्षेत्र के अंदर लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन दोनों को एक साथ चलाना ये कितना कठिन कार्य है? देखिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम और जो धार्मिक प्रोग्राम है ये साथ साथ आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत इसमें होता नहीं है। बस ये कि जो संस्था है, जो आप मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से दे पाए।
ठीक है, क्योंकि जैसे हम रामलीला करते हैं, रामलीला में उसको और एंटरटेनमेंट डालने के लिए उसमें तरह तरह के हम लोग डांस डालते हैं, ठीक है, ताकि पब्लिक को उसमें एंटरटेनमेंट भी मिले और जो मूल जो हमारा मैसेज है रामलीला के थ्रू भाईचारे का और देश प्रेम का, वो सब लोगों तक पहुंच जाए। मंच पर कलाकार तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ बीच बीच में नृत्य का एक अलग पार्ट होता है, मेकअप का एक अलग पार्ट होता है। तो इसका डिसीजन भी आप ही लेते हैं या जी। कमेटी? तो नृत्य के पार्ट में मंच पर कितने कलाकार एक साथ मौजूद होते हैं? देखिए, क्योंकि हमारी स्टेज बहुत बड़ी है, 200 फुट की स्टेज है, तो हमारे पास मतलब 34 डांसर होते हैं जो मतलब इकट्ठा परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर। और एक बार में 34 डांस? 34 डांसर होते हैं जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। ये डांसर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कोई कथक में ट्रेंड होता है, कोई भरतनाट्यम में ट्रेंड होता है, क्योंकि रामलीला जो है हमारा एक ये सनातन का कार्यक्रम है, तो इसमें डांस भी हमें उसी तरह के दिखाने पड़ते हैं, पूरे क्लासिकल डांस दिखाने पड़ते हैं, बिल्कुल लोक नृत्य दिखाने पड़ते हैं, क्लासिकल डांस दिखाने पड़ते हैं। तो हमारे जो डांसर्स होते हैं, कुछ तो दिल्ली से होते हैं, कुछ हम कलकत्ता से हमारे पास आते हैं, जो यहीं पे 1 महीने के लिए आते हैं, हमारी धर्मशाला में ही रहते हैं, यहीं पे करते हैं। तो अलग अलग तरह के डांस हम दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को हर वर्ष। जैसे रावण का दरबार है, उसमें जी। कोई नृत्य चल रहा है, या रामलीला की जो शुरुआत होती है गणेश वंदना से की जाती जी। है, तो इसमें विशेष रूप से आप हर वर्ष क्या नया डालने की कोशिश करते हैं? गणेश वंदना हमारे व्यास हैं श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी, उन्हीं के द्वारा लिखित गणेश वंदना हमारे यहाँ पर पिछले 5 साल से हो रही है, और वो गणेश वंदना कहीं भी नहीं होती है। हमारी कोशिश रहती है हर 4-5 साल बाद हम उसको चेंज करें, चाहे कोई भी गणेश वंदना हो, चाहे कोई भी इसमें गाना हो, रामलीला में डांस हो, हम लोग उसको चेंज करते हैं। अब जैसे आपने अभी बीच में बोला कि रावण दरबार में नृत्य होता है, तो वहाँ हमारी कोशिश रहती है कि रावण, क्योंकि साउथ इंडिया से थोड़ा सा लिंक अप है, तो हम कोशिश करते हैं वहाँ भरतनाट्यम टाइप का जो डांस फॉर्म है वहाँ पर करी जाए, ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जो दर्शक के हृदय तक उतरे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो मेकअप है उसके ऊपर कितना जोर दिया जाता है? क्योंकि देखिए, एक कलाकार जब मंच पे अपना प्रदर्शन करने जाता है तो 3 चीज़ें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। एक तो उसकी डिलीवरी, डायलॉग की जो डिलीवरी है, दूसरा उसकी पोशाक और रूप सज्जा। तो इसके ऊपर आप किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से गौर करते हैं? देखिए, रूप सज्जा सबसे महत्वपूर्ण अंग है रामलीला का। मेकअप होने के बाद ही कलाकार उस गेटअप में आता है। सपोज कोई राम बन रहा है, तो जब मेकअप होता है तभी वो राम लगता है। बिल्कुल सही ठीक है बात। जी। तो विशेष रूप से आप किन चीज़ों का ध्यान देते हैं? देखिए, मेकअप जो होता है, जैसे हमारे यहाँ मेकअप करते हैं श्री देवेंद्र गुप्ता जी, मेकअप करते हैं। वो जी टीवी के लिए भी मेकअप करते हैं, काफ़ी अनुभवी हैं वो। उनकी टीम है, 10 लोगों की मेकअप टीम हमारे यहाँ पर होती है, जो डिफरेंट टाइप के मेकअप करते हैं। अब सपोज जैसे हम बात करें, ताड़का की बात करें, ताड़का का मेकअप बिल्कुल अलग होना चाहिए, गेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट होता है, जो मेकअप कम से कम 7 से 8 घंटे में जाके ताड़का का मेकअप होता है, जो एक्चुअल में लगे कि हाँ कोई राक्षस सामने स्टेज पर आ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रामलीला के दौरान बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आते हैं राक्षसी रोल में, जैसे कि अभी आपने ताड़का का वर्णन किया, अहिरावण का पार्ट आता है। तो जैसे अहिरावण का पार्ट है, उसमें शक्तियाँ दिखाई जाती हैं, तो इसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, अहिरावण और उसकी शक्तियों को तैयार करने में हमारी 4 लोगों की प्रोस्थेटिक टीम होती है, जो 7 से 8 घंटे का समय लेती है। 7 से क्योंकि 8 जो घंटे। अगर हम किसी को राक्षस बना रहे हैं, तो एक्चुअल में राक्षस लगना चाहिए और उसके पूरे चेहरे को बदलना पड़ता है। वो प्रोस्थेटिक मेकअप से होता है। वो आप देखते होगे, बड़ी अच्छी मूवीज आई हैं, अवतार मूवी वगैरह आई है, उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे मेकअप से अपने जो कलाकार का चेहरा होता है बिल्कुल बदल देते हैं। कोई उसे पहचान नहीं सकता कि ये कौन है। रामलीला को एक दिव्य रूप देने के लिए कि हाँ, ये उस टाइम में ऐसा हुआ था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इनका वध किया, और ये दृश्य जब दर्शक देखते हैं तो उनकी तरफ से किस तरह के आपको कमेंट्स आते हैं? देखिए, जब कलाकार अपने पूरे भाव से कोई किरदार निभाता है, तो निश्चित रूप से वो जो मैसेज देना चाहता है वो दर्शकों के दिल में उतर जाता है। तो कलाकार ही होता है जो अपने शब्दों से अपने कैरेक्टर को प्रस्तुत करता है। तो दर्शक बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत काफ़ी समय से मेहनत करते हैं, 6-7 महीने से हम लोग किसी भी रामलीला के लिए तैयारी करते हैं। तो
किरदार जब बोलता है तो एक्चुअल में लगता है कि हाँ राम ही बोल रहे हैं। जैसे सपोज राम की बात करें तो राम को हमें सिखाया जाता है, जब हम सीखते थे, हमारे व्यास जी हमें सिखाते हैं, महेंद्र चतुर्वेदी जी, कि राम जब बोले तो ऐसा लगे कि फूल झड़ रहे हैं उसकी आवाज से, मिठास, इतनी मिठास उनकी आवाज में होनी चाहिए। ठीक है। और लक्ष्मण जब बोले तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बादलों की गर्दात होती पूरी पूरी, क्रोध उसका नजर आना चाहिए। दूसरी तरफ रावण का अपना और है, रावण की आवाज, मतलब आवाज ही सब कुछ बयान करते हैं कि ये कौन किरदार सामने आपके खड़ा है। अच्छा हरीश जी, महिला किरदार भी इसमें हिस्सा लेती हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनकी देखरेख के लिए आप विशेष कदम क्या उठाते हैं? देखिए, महिला कलाकार का जो मेकअप रूम होता है हमारे यहाँ अलग होता है। जितनी हमारे यहाँ महिला कलाकार बहुत ज़्यादा होती हैं। महिला कलाकार मैंने जैसे आपको बताया कि 34 तो हमारे पास डांसर्स ही होती हैं। उसके अलावा जो रोल करती हैं लेडीज़, वो 8 से 10 लेडीज़ वो होती हैं। तो उनका पूरा मेकअप का सेटअप बिल्कुल अलग होता है सारा का सारा। तो उसमें किसी तरह की समस्या आती नहीं, क्योंकि हमारी पुरानी रामलीला है, हमें पता है किस तरह से क्या चीज़ें मैनेज करनी है। तो एक अच्छे तरीके से हम उस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो रामलीला की जो टाइमिंग होती है वो करीब 12 साढ़े 12 के आसपास रामलीला का समापन होता है। उसके बाद वो महिला आर्टिस्ट अपने घर तक जो जाती है उसकी व्यवस्था भी कमेटी कराती है। देखिए, रामलीला का जो हमारे कलाकारों को स्टेज पे आने का समय होता है वो 5 बजे का होता है। 5 बजे सभी कलाकार आ जाते हैं और 8 बजे तक जितने भी कलाकार हैं, डांसर हैं, सबका मेकअप हो जाता है। 8:30 बजे हमारी रामलीला स्टार्ट हो जाती है और जो रामलीला लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक चलती है। तो जो भी बच्चा या कलाकार हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको घर जाना है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कमेटी की होती है। कमेटी जो होता है गाड़ियाँ बुक करती है, उन्हें घर तक छुड़वाती है। फिर भी अगर कोई कलाकार ऐसा है जो बहुत दूर रहता है या दिल्ली के बाहर से आया है, तो हमारी रामलीला कमेटी के अपने मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, उसी के अंदर सभी कलाकारों के ठहरने का प्रबंध होता है। आज का युवा वर्ग अगर पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी में जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि पीतमपुरा रामलीला कमेटी से जुड़ने की जहाँ तक बात है तो कमेटी की अपनी लिमिटेशन है, उसमें लिमिटेड ही बंदे हैं। हमारी संस्था में पिछले 30 वर्षों से 70 लोग ही हैं, उनको ज़्यादा नहीं करा जाता, लेकिन रामलीला से जुड़ना चाहिए, रामलीला के मंचन के लिए। जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बच्चे 5-5 6-6 साल के हमारी रामलीला देखने आते थे आज से 20 वर्ष पहले, और वहीं से देखते पूरी रामलीला देखते देखते एक दिन हमारे पास आए कि भैया मैं रोल करना चाहता हूँ। तो उनमें से कुछ बच्चे आज रामलीला में अच्छे रोल कर रहे हैं। एक लड़का है, नाम उसका गौरांग है, वो रामलीला देखने आता था, आज वो दिल्ली में एक बहुत अच्छे तरीके से राम का रोल करता है। क्या बात। एक चांद है, वो मेघनाथ का रोल करता है। एक सागर है लड़का, वो लक्ष्मण का रोल करता है। तो वहीं से ही दर्शकों में से ही भविष्य के कलाकार निकल कर आते हैं। उनको एक मौका, अपॉर्चुनिटी जो पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी है उन्हें देती है जी, ताकि इस रामलीला के जो मंच का समायोजन है आगे बढ़ाया जा सके। ये जो पर्व है, इसका रामलीला का जो पर्व है, ये सभी समाज के लिए है। जितने लोग इससे जुड़ेंगे हमारा सनातन धर्म का उतना प्रचार प्रसार होगा। दिल्ली में तो एक तरीके से देखा जाए तो रामलीला एक महापर्व के रूप में खिल करके आई है। दिल्ली में यूँ तो करीब 150 के आसपास बड़ी रामलीलाएं हैं, लेकिन पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी एक विशेष रूप से जाना पहचाना नाम है। तो जो विशेष रूप है, ये मंच की दिव्यता है या कलाकारों की कला की छाप है, जिस वजह से लोग इसको बहुत बड़ी रामलीला कमेटी का नाम देते हैं? मेले का आयोजन है? ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसको दिव्य माना जाता है? देखिए, संस्था के जो हमारे प्रधान है यशस्वी श्री कृष्ण बासिया जी, या हमारे सीनियर हैं श्री विनोद शर्मा जी, श्री प्रेम मदान जी, ये इन सबका जो रामलीला के प्रति भाव है, ये हमारी रामलीला को अद्वितीय बनाता है। और हमारी जो रामलीला है उसमें मैंने जैसा आपको बताया कि हर काम करने के लिए स्पेशलाइज आदमी है, और हम चाहते हैं प्रभु श्री राम का संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं, सभी इसमें सम्मिलित हो। हर बात का यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा मंच होता है वो अद्भुत होता है। 200 फुट की स्टेज होती है हमारी, जिसे प्रेम सागर मदान जी बनाते हैं। रामलीला का मंचन जो होता है श्री विनोद शर्मा जी के अंडर होता है। और मेला जो होता है, मेला हमारा आनंद दयाल जी हैं, वो मेले का कार्यभार देखते हैं सारा। तो हर बंदा स्पेशलाइज है यहाँ पे। सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को जो है बहुत अच्छा बनाते हैं। और सबसे
ज़्यादा जरूरी इसमें मैं कहना चाहूँगा, दर्शक होते हैं जो हमारी रामलीला को इतना प्यार देते हैं, उन्हीं की वजह से आज हमारी रामलीला का नाम पूरे विश्व में है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी कमेटी का पूर्ण रूप से सहयोग होता है, तब ये जाकर के एक दिव्य रूप में दर्शकों के सामने प्रकट होती है। बहुत बढ़िया। युवाओं और नई पीढ़ी के लिए आप इस आयोजन से जुड़ने के लिए जो प्रयास आप करते रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्या ये आयोजन सिर्फ धार्मिक है या सांस्कृतिक है, और समाज को क्या संदेश देती है? देखिए, प्रभु श्री राम की मर्यादाएं, आपने समझ सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान ने हर चीज में अपनी मर्यादा रखी, कभी भी किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करा। उन्होंने लंका को भी जीत लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर शासन नहीं किया। प्रभु श्री राम का संदेश था कि मतलब लोगों का दिल जीता जाए, इसीलिए शायद वो प्रभु श्री राम है। आज हजारों वर्षों बाद भी हमारा जितने भी हम सनातनी है, हमारा जो जीवन शुरू होता है प्रभु श्री राम के नाम से शुरू होता है, और रोज की दिनचर्या के अंदर भी हम राम राम और राम राम जी कैसे हो जी बोलते हैं, ठीक है जी। और जब हम मरते हैं तो राम नाम सत्य कहते हुए राम नाम सत्य हो जाते हैं। तो प्रभु श्री राम हमारे कण कण में बसे हैं। बिल्कुल। तो उनका जो मूल उद्देश्य था उनका, राम जी का, वो एक भाईचारे का संदेश था, एक परिवारवाद का संदेश था। आजकल हम देखते हैं कि सारे घर परिवारों के अंदर कोई ना कोई समस्या है, भाई भाई से बात नहीं करता, माता पिता में झगड़ा होता है, दोस्त नहीं रहे, किसी के पास समय नहीं है। तो ये अभाव है आजकल के समाज में, और इसे सिर्फ जो प्रभु श्री राम का आदर्श चरित्र है वही हमारे समाज को सुधार सकता है। क्या बात, ठीक है। तो यही हम संदेश देना चाहते हैं सबसे, कि सब मिलकर रहें, समाज में रहते हैं, सबसे मिलकर रहें, भाईचारे से रहें, सब प्रेम से रहें। तो यही संदेश देते हैं हम, ताकि युवा पीढ़ी भी इसको साथ लेकर हमारे धर्म का प्रचार प्रसार आगे करे। इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती होगी, स्पॉन्सरिंग की आवश्यकता होगी। इसमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक हम पीतमपुरा रामलीला कमेटी की बात करें तो चैलेंज तो होता है फंडिंग इकट्ठा करना, लेकिन प्रभु श्री राम का काम है तो सोचना नहीं पड़ता, सब कुछ अपना आप हो जाता है। इसमें समाज के सभी वर्ग इसमें सहयोग देते हैं, तो हमारी रामलीला को इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें मौसम बहुत अलग अलग तरह के इसमें मतलब होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, अपने डोनेशंस होती है जो इंडिविजुअल लोग देते हैं, तो आराम से मैनेज हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मौसम, भीड़ और समय की बाधाओं से, जैसे अचानक बारिश आ गई तो बारिश के मौसम में मंच भी खराब हो जाता है, पूरा डेकोरेशन खराब हो जाता है, तो उन बाधाओं से कमेटी किस प्रकार से निपटती है? देखिए, इस तरह की बाधाओं से हम लोग नहीं घबराते हैं। आपने सुना ही होगा, अपने सोचे कुछ नहीं, हरि सोचे तत्काल। तो जो प्रभु की इच्छा है, जो होना है, उनका कार्य है, उन्होंने खुद करना है। बिल्कुल सही तो हम लोग अपने मन से लगे रहते हैं इस काम के अंदर, और आज तक इस तरह की कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई है। अगर बारिश होती है, आजकल भी बारिश का मौसम है, थोड़ी सी होता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगा के वो काम सुंदर रूप से हो जाता है। हर चीज़ जैसा कि देखा गया है, आजकल आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का क्रेज़ है। आपकी जो रामलीला है वो दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में जानी जाती है। तो ये पूरे देश तक जो ये मैसेज पहुंच रहा है आपकी रामलीला का, आपकी रामलीला को दूर दूर तक देखा जा रहा है, इसमें सोशल मीडिया या लाइव टेलीकास्ट कहाँ तक जुड़े हुए हैं? पंकज जी, मैं यहाँ पे एक आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। हमारे प्रधान जी हैं श्री कृष्ण बासिया जी, उनका कहना है कि किसी भी सोशल मीडिया से अपनी रामलीला को दूर रखा जाए। हमारी रामलीला किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं करती, कोई यूट्यूब चैनल पे अपना कोई लाइव नहीं दिखाती, क्योंकि प्रधान जी ने कहा कि ये जो रामलीला है ये लोग घर से आकर देखें। जब सामने से आप प्रत्यक्ष आप किसी बात को सुनते हो तो आप भूल जाते हो, लेकिन अपने सामने अगर आप कुछ होता हुआ देखते हो तो आपको पूरी जिंदगी भर याद रहता है। अगर जैसे राम और भरत का चरित्र है, अगर कोई आपके सामने दो भाइयों का प्रेम दिखा रहा है सामने, तो आप वो कभी नहीं भूलोगे, घर जाके एक बार अपने भाई को जरूर गले लगाओगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो आसपास का जो समुदाय है वो तो समय निकाल करके 12 बजे तक आपकी रामलीला को लाइव देख लेगा, लेकिन जो लोग दूर बैठे हैं, आपका भव्य मंच पर प्रदर्शन करने वाले कलाकार जिनकी 4-4 महीने की मेहनत है, वो दूर के लोग आपके मंचों को कैसे देखेंगे अगर आप सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेंगे, आप लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे? क्योंकि आजकल
ज़माना जो है बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस पे विचार करना चाहिए। देखिए पंकज जी, जहाँ तक लाइव टेलीकास्ट की बात है, तो जो हमारे दर्शक आते हैं वही इतना टेलीकास्ट कर देते हैं हमारी रामलीला के कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रचार प्रसार कर देते हैं। और रामलीला की जहाँ तक मैं आपको अपनी बात बताऊं, हमारे यहाँ पे 9 बजे बाड़े सारे बंद हो जाते हैं। 9 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं मिल पाती, इतनी लोगों की भीड़ होती है। आसपास का ही समुदाय नहीं, इतना crowd आसपास है। का नहीं, दूर दूर से भी आते हैं। अब जैसे हम पिछले साल की बात करें तो एक दिन मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, अचानक मेरे पास फोन आया, बीएसएफ के मतलब डीजी थे, अब रैंक कितने ऊपर का रैंक था, उनका फोन आया कि जी हम आपकी रामलीला देखना चाहते हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं आपकी रामलीला देखना चाहते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा आप कितने लोग आना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला जी हम 50 लोग आएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं जी, आप आइए, आपका स्वागत है। तो शाम को आर्मी की गाड़ी के अंदर पूरे के पूरे 50 लोग, पूरे अपने बटालियन कमांडर साहब, पूरी। पूरी बटालियन कमांडर साहब के साथ आई, उनको हमने आगे बिठाया, उन्हें रामलीला दिखाई, उन्होंने बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो हरीश जी, ये जो कलाकार मंच पे मंचन करते हैं, इसमें कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत, अवधी, हिंदी, या तीनों मिक्स करके फिर डायलॉग तैयार किए जाते हैं? पंकज जी, जो रामलीला देखने आते हैं दर्शक, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे गुणी लोग भी होते हैं जो रामचरितमानस के बारे में बहुत डीपली जानते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कलाकार के अंदर उतनी गहराई हो जो वो किरदार निभा रहा है। सपोज हम राम की बात करें, जैसे सपोज मैंने राम का किरदार कर रखा है, तो हम अपने किरदार में अवधी, संस्कृत, हिंदी सबका प्रयोग करते थे। जैसे मैं छोटा सा आपको सुनाना चाहूंगा छंद टाइप में। अवधी के अंदर जब राम जी जनक वाटिका में होते हैं, लक्ष्मण जी साथ में होते हैं, सीता माता को देख रहे होते हैं, उससे पहले की बात है ये। तो वाटिका को देखकर वो वाटिका का वर्णन करते हैं राम जी। एहो लखन बिलोक वाटिका सलोनी अति, सुंदर सुपल्लवित प्रफुल्लित सरसात है। बेला गुलाब जूही केवड़ा कमल फूले, चंपा चमेली कुंद केसर महताब है। कोकिल चकोर मोर, चातक अरुहंस मोर, दादुर धुर सुंदर अति हृदय सरसात है। चिंतामणि पारस प्रकाश अति पावन यहाँ, क्या बात। परम विचित्र देखहु इंद्र भी लज्जात है। अब ये अवधि का हो गया। अब सपोज कोई हमारे संस्कृत का, कोई कोई ब्राह्मण देवता सामने बैठे हैं और वो चाहते हैं भाई राम का रोल है, कुछ गहराई वाली बात बोले। तो जब सीता जी का राम से विछोह हो जाता है, सीता हरण हो जाता है, तो राम जी दुखी होते हैं। तब वो जंगल में पहाड़ों से, पेड़ों से बात करते हैं। तो वहां पर डायलॉग है, रे रे वृक्षा पर्वतस्था, ग्री ग्रहण लता वायु न विजमाना, रामोहम व्याकुल आत्मा, दश तन्य शोक शुक्रेण दग्धा, बिंबोष्टि चारु नेत्री, सुविपुल जगनाबद नागेंद्र कांची। क्या बात। हाँ सीता केन नीता, मम हृदय मता को भवान केन दृष्टा। क्या बात। मतलब इसका भावार्थ है, हे पर्वतों पर स्थित वृक्षों, तुम तो सदैव ही वायु द्वारा चलायमान रहते हो, तुमने तो अवश्य ही मेरी जानकी को देखा होगा। तुम ही बताओ मेरी जानकी इस समय कहाँ है। हे सूर्यदेव, तुम तो सकल ब्रह्मांड पर दृष्टि रखते हो, तुमने तो अवश्य ही जानकी को देखा होगा। इस तरह से हो गया। या फिर गुरु पूजन का हो गया। गुरुदेव से प्रथम बार जब राम जी आके प्रणाम करते हैं, तब वहां पे राम जी बोलते हैं, ब्रह्म आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सिरहर्षम, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल मचलम, सर्वदा साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सद्गुरु तम नमामि। तो हमारे व्यास जी हैं, हमें तरह तरह से सिखाते रहते हैं हर बार कुछ नया, क्योंकि जो दर्शक होते हैं ज्यादातर वही होते हैं जो पिछले साल भी आए होते हैं। तो अगर कलाकार सेम वैसा ही करेगा जैसे पिछले साल करा था, तो थोड़ा सा क्रेज कम हो जाएगा। और जब उनमें क्रेज नहीं रहेगा, तो जो राम जी की भावना है, उनके आदर्श है, हम उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उनके हृदय तक नहीं उतर पाएंगे। तो हम अलग अलग भाषा शैली के अंदर कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाएं। अच्छा हरीश जी, ये जो डायरेक्शन का कार्यभार है जी, ये आप ही देखते हैं या कोई और रामलीला कमेटी से चयनित है कि ये निर्देशन का कार्यभार देखेंगे? देखिए, कमेटी की तरफ से रामलीला की डायरेक्शन का काम मेरे को ही दिया गया है, लेकिन हमारे व्यास हैं श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी, वही हमारे यहाँ डायरेक्शन का काम देखते हैं। उनकी एक टीम होती है पूरी। इस वर्ष हमारे साथ राजन पाठक जी हैं और मुकेश खत्री जी हैं, जो डायरेक्शन में हमारे इस बार सहयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो आर्टिस्ट होते हैं, ये सारे प्रोफेशनल होते हैं या आसपास के समुदाय के लोग निःशुल्क मंचन करते हैं?
देखिए, मैंने बताया सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होते हैं, कोई शौकिया भी होते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, इस वर्ष हमारे लक्ष्मण हैं, श्री सागर प्रजापति जी, वो पेशे से वकील हैं। छोटी सी उम्र के हैं, 23 साल के हैं, लेकिन वो वकील हैं। और हमारे यहाँ जो राम करते हैं, हेमंत उनका नाम है, वो आईसीआईसी बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। सही बात। तो राम लीला का काम भाव का काम है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आर्टिस्ट इसमें ना लें, लेकिन जैसे कि डांस का पार्ट है, इसके लिए हम प्रोफेशनल डांसर्स लेते हैं, और कुछ रोल होते हैं उसके लिए भी हम, जो स्पेशलाइज रोल होते हैं उसके लिए भी हम कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट लेते हैं। तो रामलीला को एक विशेष रूप देने के लिए, कि अगर आपको पता चले कि ये किरदार पूरी दिल्ली में इससे बढ़िया तो कोई करता ही नहीं, उसको अपने मंच तक लाने के लिए आप प्रयास करते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं लगता कि कोई भी एक उससे बढ़िया नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो व्यास जी हैं, हमें पूरा मतलब भरोसा रहता है कि हम पर्सनैलिटी वाइज, जैसे करेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है पर्सनैलिटी और वाइज की, वैसे लेके आएंगे तो हमारे व्यास जी उसको उससे अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। नकल प्रतिस्पर्धा जो होती है, इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है? देखिए, नकल की जहाँ तक बात है, कोई किसी की नकल कर ही नहीं सकता, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो पंकज जी हैं, हरीश शर्मा है, सबका अपना अपना एक स्टाइल है, वो उसी स्टाइल के अंदर अपना काम करेगा। और प्रतिस्पर्धा की जहाँ तक बात है, जो मेहनत होती है वहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो सभी लोग साथ मिलकर चलते हैं, अच्छे से अच्छी मेहनत करते हैं, हर किरदार अच्छे से अच्छी मेहनत करता है कि हम सब मिलकर रामला को एक अच्छी रामला के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। बहुत बढ़िया। अच्छा हरीश जी, मंच पर कई दृश्य ऐसे होते हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा, कई मंचों पर दिखाया जाता है कि लक्ष्मण रेखा को एक अलग रूप से दिखाया जाता है कि जब रावण की एंट्री मंच पर होती है, साधु रावण मंच पर आता है, और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है, माता सीता फल लेने के लिए अंदर गई और रावण आगे की तरफ बढ़ता है तो अग्नि प्रकट होती है। इस तरह के सीन, तीर चल रहे हैं, तो इस तरह की क्रिएटिविटी भी मंच पर आप करते हैं? देखिए, बिना स्पेशल इफेक्ट के तो आजकल कोई एंटरटेनमेंट लगेगा ही नहीं, तो ये तो करना ही पड़ता है। तो और बहुत लक्ष्मण रेखा तो आपने खाली एक बात करी है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी स्टेज पर, क्योंकि हाइड्रोलिक का हम लोग यूज़ करते हैं, स्टेज पर 2 जगह हाइड्रोलिक लगी होती है हमारे यहाँ पे। जैसे ज़मीन में से किसी को प्रकट करना हो तो हाइड्रोलिक से जो है हम कलाकार को ऊपर निकालते हैं, उसी तरह से नीचे चला जाता है। अब स्टेज के ऊपर अगर सपोज लड़ाई का हमारा सीन है लक्ष्मण मेघनाथ का, तो हम लोग एक ट्रैक बिछाते हैं इसके ऊपर, स्टेज के ऊपर, उसके ऊपर रथ जो होते हैं आमने सामने मूवमेंट करते रहते हैं। हनुमान जी का जैसे मैंने आपको बताया, इस बार 200 फुट की ऊपर वायर है, पूरी सेफ वायर है, पूरी इसमें मशीन लगी हुई है जो हनुमान जी को उठाएगी और ऊपर लेके जाएगी और पूरी स्टेज पे पूरे घुमाएगी। उड़ता हुआ हनुमान। बिल्कुल जी, हनुमान जी भी उड़ेंगे इस बार, ताड़का भी उड़ेगी इस बार, और अपना जो रावण का रथ भी उड़ेगा। इसमें लड़ाइयाँ भी होंगी पूरे, इस बार आसमान में पूरी लड़ाई होंगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ जो महिला किरदार है, नारी पात्र, इसमें माता सीता, माता जानकी का जो रोल करते हैं, उनके लिए क्या विशेष रूप से क्या किया जाता है कि उनको एक मंच पर राम सीता, 2 ऐसे मुख्य पात्र हैं, सीता जी के लिए आप विशेष रूप से क्या करते हैं? देखिए, रामलीला के अंदर प्रभु श्री राम का पात्र, लक्ष्मण जी का पात्र, हनुमान जी का पात्र और माता सीता का पात्र, ये सबसे पवित्र पात्र हम लोग मानते हैं। तो रामलीला के ग्रीन रूम में इनका अलग से एक मंदिर बनाया जाता है। रामलीला के दौरान शाम को 5 बजे जब सब लोग आ जाते हैं, 5 बजे से लेके जब तक रामलीला खत्म नहीं होती, जब तक ये जो हमारे चारों पात्र हैं ये किसी से बात नहीं करते, ये मंदिर में रहते हैं, ताकि बिल्कुल इनका मानसिक रूप से बिल्कुल पूरा पवित्र होकर अपना करेक्टर पूरा करें। और रामलीला के दौरान जो हमारे यहाँ राम का अभिनय करते हैं उनको सब राम जी बोलते हैं, उसी प्रकार से उन्हें आदर सत्कार करते हैं। सीता माता को भी सीता माता ही बोलते हैं, तो उन्हें उसी रूप में हम लोग देखते हैं, राम और सीता के रूप में देखते हैं, और उसी भावना से हम उनके सामने पेश आते हैं। आपके यहाँ जो माता सीता का जो किरदार निभा रही हैं वो अंजलि राघव जी हैं जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सीता के पात्र के अभिनय को किस प्रकार से निभाती हैं? देखिए, अंजलि जी एक बहुत अच्छी कलाकार हैं। उन्होंने पहले भी हमारे साथ 2 वर्ष सीता का अभिनय किया है, और अपने काम को बहुत समर्पित एक्ट्रेस हैं वो, और सीता जी का बहुत ही सुंदर अभिनय करते हैं वो।
सीता के अभिनय के साथ साथ वो हरियाणवी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इन दोनों को मैनेज कैसे करती हैं? देखिए, मैंने बताया ना, शौक होता है उन्हें, रामलीला का शौक है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और गत लगभग 15 वर्षों से वो शायद सीता माता का किरदार कर रही हैं, अलग अलग स्टेज पे कर रही हैं, और सीता जी का बहुत ही सुंदर रोल वो करती हैं। क्या आप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोई योजना कमेटी की? देखिए, राम जी का जो चरित्र है, उनके जो आदर्श हैं, वही पूरे समाज को, पूरे संसार को बांध कर रख सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाएं। तो हमारी कोशिश है कि शायद अब आने वाले समय में हिंदुस्तान के बाहर भी हम एक रामलीला का शो करें इस तरह से करके। अच्छा हरीश जी, ये सुनने में के लिए आया है कई बार कि अलग अलग बड़े बड़े दिल्ली में मंच हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट पर रामलीला दी जाती है कि आप आइए, हम इतना पैसा आपको देंगे और आप यहाँ पे रामलीला का मंचन कीजिए 10 दिनों तक। कॉन्ट्रैक्ट पर रामलीला ली जाती है, वो अपने आर्टिस्ट लाते हैं और वहाँ पर वो रामलीला का मंचन करते हैं। उस दौरान बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट्स आती हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमसे 10 दिन पात्र कराया गया लेकिन हमको पैसा नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि राम से जुड़े हुए वो कलाकार जिन्होंने 2-2.5 महीने पूरी मेहनत की और मेहनत के पश्चात रामलीला को एक दिव्य स्वरूप दिया और अंत में उनके पैसे रोक लिए गए, इसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए पंकज जी, मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली में जितनी बड़ी रामलीलाएं हैं, 6-7 जो सबसे बड़ी रामलीलाएं हैं, वहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट सिस्टम नहीं होता है। जैसे हम अपने यहाँ की अगर बात करें तो हम कलाकारों को डायरेक्ट बुक करते हैं और उनका जो भी पारितोषिक होता है, जो हमारा लास्ट डे होता है, राज तिलक का दिन होता है, हम उसी दिन उन्हें चेक दे के सारी पेमेंट हम लोग कर देते हैं। लेकिन जो मध्यम स्तर की रामलीलाएं हैं या थोड़ी छोटी स्केल की रामलीलाएं, वहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट सिस्टम चालू है। वहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को रामलीला का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और एक लमसम अमाउंट में जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि आप इतने पैसे में आपको देंगे, आप रामलीला करो। तो वहाँ पर कई बार देखने को क्या मिलता है कि जो संस्था है, कोई भी संस्था कभी रामलीला का पैसा नहीं रखती। जो करोड़ों रुपए लगा के आयोजन करती है, वो किसी के 10-20 हज़ार रुपये नहीं रखती है। तो वो सारा पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, कमेटी वाले। मतलब कॉन्ट्रैक्टर वो पैसा खा जाते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हो सकता है कोई कारण रहा हो, कोई उनकी किसी बात में मतभेद रहा हो कलाकार के साथ, हो सकता है इसलिए पेमेंट ना हुई हो। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार सुनने को आती है। तो मेरा विचार है इसमें, जो भी दिल्ली में कलाकार हैं, इन सबका ही अपने एक संस्था होनी चाहिए। अगर किसी की कोई भी समस्या है तो वहाँ पे जाकर बात करें, और अगर उस संस्था को लगता है कि भाई इसका कलाकार का प्रश्न वाजिब है तो इसके लिए कमेटी से संपर्क करें। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा हरीश जी, एक वाकया मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि कई रामलीलाओं में देखा जाता है कि जैसे ही रामलीला संपन्न होती है, उसके पश्चात रामलीला के जितने भी कलाकार होते हैं, लगभग 50 से 60% कलाकार हरिद्वार की ओर दौड़ते हैं, गंगा स्नान। इसमें क्या खासियत है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं एज ए कलाकार आपको देना चाहूँगा। मैंने 22 वर्षों तक राम का अभिनय किया है। तो जब हम राम का अभिनय करते हैं तो हम उस किरदार को अपने अंदर फील करते हैं। 11 दिन 12 दिन हमें महसूस होता है कि राम जी हमारे अंदर हैं। क्या बात! ठीक है। तो जब हमारे अंदर राम जी होते हैं तभी हमारे चेहरे पर वो भाव निकल पाते हैं। तो रामलीला खत्म होने के बाद, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हरिद्वार जाएं, वहाँ पर गंगा जी में नहाएं, और अगर हमसे कोई भी भूल चूक से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं, ईश्वर से उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी होकर के, और गंगा स्नान करके अपने घर को वापसी आते हैं। चलिए, अंत में चलते चलते हमारे श्रोता जो द रामलीला टॉक्स को बहुत करीबी से देखते हैं, उनके लिए एक संदेश। प्रिय दर्शकों, रामलीला केवल एक नाटक नहीं है, अपितु ये हमारी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का जीवंत प्रदर्शन है। रामलीला से हमें केवल श्री राम के आदर्श ही नहीं मिलते, बल्कि एक उत्तम जीने की प्रेरणा भी मिलती है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस धरोहर को संजो कर रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसे समर्पित करें। आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी रामलीला देखने आएं तो केवल इसे मनोरंजन के रूप में ना देखें, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में देखें। आप सभी के सहयोग और उपस्थिति से ही ये आयोजन सफल होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हर वर्ष अपने परिवार, मित्र और बच्चों के साथ रामलीला देखने आएं और इस सनातन परंपरा को मजबूत बनाएं।
मैं रामलीला टॉक शो, सचिन जी और पंकज भाई का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरे को इस शो में आमंत्रित किया, जिससे मैं अपना और अपनी संस्था का संदेश आप सभी तक पहुँचा पाया। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रामलीला टॉक्स को अपना बहुमूल्य समय दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।